नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची कहानी जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल की है। अलका नाम की महिला एक निजी बैंक में क्लर्क के रूप में काम करती थी। वो भोपाल की एक कॉलोनी में अकेली रहा करती थी। वो एक तलाकशुदा महिला थी। उसकी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के एक ही साल के अंदर उसका अपने पति से तलाक हो गया था। तलाक के कुछ ही महीनों के बाद बिना जीवन साथी के अलका के जीवन में खालीपन और उदासी सी महसूस होने लगी थी। इसीलिए अलका ने दूसरी शादी करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लेने का फैसला किया। वो रोजाना इन साइट्स पर कई युवकों की प्रोफाइल जो थी वो ध्यान से देखा करती थी। एक दिन उसकी नजर 36 साल के अविनाश प्रजापति नाम के युवक के प्रोफाइल और तस्वीर पर पड़ी। फोटो और प्रोफाइल देख करके अलका की आंखों में चमक सी आ गई। प्रोफाइल से ये पता चला कि अविनाश भी भोपाल का ही रहने वाला है, तलाकशुदा है और स्टील के बड़े कारोबार से जुड़ा है। साथ ही वो छत्तीसगढ़ में एक फैक्ट्री का वो संचालक भी करता है। अलका को लगा कि उसकी जैसी तलाकशुदा महिला के लिए अविनाश जैसा जिम्मेदार और सशक्त व्यक्ति शायद एक अच्छा जीवन साथी साबित हो सकता है। कारोबार अच्छा होने के कारण वो आर्थिक रूप से भी मजबूत लग रहा था। दिसंबर 2024 की एक सुबह अलका ने मेट्रोमोलियम साइट पर दिए गए अविनाश के संपर्क नंबर पर कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही अलका ने विनम्र स्वर में कहा कि हेलो, मैं अलका बोल रही हूँ। मैं एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क के पद पर काम करती हूँ। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी जो कि मुझे काफी पसंद आई। मैं आपसे शादी के संबंध में मिलना चाहती हूँ। अंधे को जैसे दो आंखें मिल जाए वैसे ही अविनाश भी उत्साह से बोला कि हाँ, मैंने भी आपका बायोडाटा देखा है। आप कभी मेरे घर आइए, यहाँ बैठकर आराम से बात करते हैं। बातचीत के दौरान अलका को लगा कि अविनाश को भी वो पसंद आ गई है। ये सोचकर वो 6 दिसंबर 2024 को उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। संयोग से अविनाश भोपाल के ही नई कॉलोनी के एक जगह पर रहा करता था, जहां पर मुश्किल से 20-25 मकान ही बने हुए थे। अलका ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक महिला ने दरवाजा खोला। महिला ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर ले जाकर के हॉल में बैठाया और तभी अविनाश भी वहां पर आ जाता है। चाय और नाश्ते के दौरान जब तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे तो अविनाश ने उस महिला का परिचय कराते हुए कहा कि अलका, ये मेरी मम्मी है। इनका नाम चंद्रिका पालीवाल है। यही मुझे रोज शादी करने के लिए कहती रहती है। अलका ने चंद्रिका की खूबसूरती और फिटनेस देख करके आश्चर्य से पूछा कि मम्मी जी, आप तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती कि आप अविनाश की मम्मी हैं। अपनी फिटनेस और जवानी का राज हमें भी बता दीजिए। जिस माँ की देखभाल करने वाला बेटा अविनाश जैसा हो, उसकी तबीयत और फिटनेस तो बढ़िया ही होगी। तुम भी अब शादी करने के लिए हाँ कर दो। ये तुम्हें अपने पलकों पर बैठा करके रखेगा, चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा था। इतना सुनते ही अलका के गाल लाल हो गए थे। वो शर्माते हुए सिर झुका करके मुस्कुरा दी। चाय और नाश्ता करने के बाद चंद्रिका ने कहा कि बेटा, तुम दोनों अंदर जाकर के थोड़ा आपस में बात कर लो, तब तक मैं रसोई में खाना तैयार कर लेती हूँ। वैसे आज संडे है, इसीलिए अलका जो थी वो खाना खा करके ही यहाँ से जाएगी। अलका के मन में भी यही चाहत थी कि उसे अविनाश के साथ अकेले में कुछ समय बिताने का मौका मिले। जैसे चंद्रिका ने उसकी मन की बात जान ली हो, तभी अविनाश मुस्कुराते हुए बोला कि चलो अलका, अंदर चलते हैं और फिर आराम से बातें करते हैं। अविनाश उसे अपने कमरे में लेकर के जाता है। वो कमरा जो था वो बहुत ही सलीके से सजाया गया था। चारों तरफ साफ सफाई और सुंदर साज सज्जा देखकर अलका का मन खुश हो गया था। कमरे की सादगी और व्यवस्था ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। दोनों एक ही बेड पर पास पास बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान अविनाश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अलका, तुम तो सच में ही बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम शादी के लिए हाँ कह दो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की रानी बना लूंगा। अलका मुस्कुराते हुए बोली कि वैसे आप भी काफी स्मार्ट और हैंडसम हो। आपकी रहन सहन और लाइफ स्टाइल देखकर तो मुझे भी भरोसा हो गया कि आप मेरा सच में ही अच्छा ख्याल रख सकते हैं। वो अपनी तारीफ पर हल्का सा झेप गई थी। आई लव यू अलका, तुम्हारी समझ और खूबसूरती दोनों ने ही मेरा दिल जीत लिया है। अविनाश ने ये कहते हुए अलका के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। अलका की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। वो बोली कि लेकिन दिल में डर भी है, कहीं फिर से मैं धोखा ना खा जाऊं। पहली शादी का घाव अभी तक पूरी तरह भरा भी नहीं है। तुम मुझे बीच रास्ते में तो नहीं छोड़ दोगे ना? उसने अपनी आंखों के कोनों से छलकते आंसू पोंछ डाले। अविनाश ने नरमी से कहा कि मुझ पर पूरा भरोसा रखना, मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। इतना कहते हुए उसने धीरे से अलका के माथे पर एक कोमल किस किया था, एकदम बिल्कुल प्यार से, और उस पल का असर भी बहुत गहरा था। अविनाश ने उसकी भावनाओं का फायदा उठाया
और थोड़ा करीब आ गया। उसने अलका को अपनी बाहों में समेट लिया और फिर उसे बिस्तर पर लेटा करके उसको किस किया। अलका को लंबे समय के बाद किसी पुरुष के स्नेह और स्पर्श का एहसास हुआ था। वो खुद को रोक नहीं पाती है और पूरी तरह उस पल में वो खो जाती है। जब भावनाओं का तूफान थम गया तो दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर अलका ने अपने कपड़े और बाल ठीक किए और हल्के कदमों से वो बाथरूम की ओर बढ़ गई। उस दिन के बाद से दोनों की मुलाकातें लगातार होने लगी। हर बार अविनाश अपनी मीठे व्यवहार और प्यार भरे शब्दों से अलका के दिल में और गहराई तक उतरता चला गया। अब अलका उसकी हर बात पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगी थी और उसे लगने लगा था कि अविनाश ही उसका सच्चा हमसफर है। मुलाकात के दौरान जब अलका ने अविनाश से शादी की बात की तो जब हम दोनों एक दूसरे को इतना समझ चुके हैं, इतना वक्त साथ गुजार चुके हैं, तो अब हमें जल्द से जल्द शादी भी कर लेनी चाहिए। शादी भी जल्दी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो मेरा काम बन जाएगा। बिजनेस में करोड़ों रुपए का मुनाफा हो जाएगा। अविनाश ने भरोसे के साथ ये बात कही थी। अलका उसकी मीठी बातों और सच्चाई भरे लहजे में आ गई थी। अलका बिल्कुल ही उस पर इस तरह से भरोसा करने लगी थी कि मानो अब उसे कुछ नहीं दिखता था। वो इस कदर उसके सामने पेश आता था कि कोई भी लड़की एक पल को धोखा खा जाए, जैसे कि अलका धोखा खा रही थी। उसकी सारे बातों से वो विश्वास में थी और भावना में बहकर उसने अपनी सारी जमा पूंजी, करीब 40 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए की ज्वेलरी अविनाश को दे दी। लेकिन जब अलका ने शादी की बात को लेकर के दबाव बनाया तो अविनाश ने अचानक शादी से इनकार कर दिया। ये सुनकर अलका के दिल पर गहरा आघात लगा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस पर वो इतना ज्यादा भरोसा करती थी वही उसे धोखा दे सकता है। अब तक अलका को यह भी मालूम हो गया था कि अविनाश के घर में रहने वाली चंद्रिका नाम की महिला उसकी मां नहीं, बल्कि वो उसकी दूसरी पत्नी है। जब अलका ने अपने दिए हुए पैसों और गहनों की वापसी मांगी तो अविनाश ने धमकी भरे लहजे में कहा कि तुमने अपनी इच्छा से मेरे साथ रिश्ता बनाया था। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी पत्नी चंद्रिका ने अपने मोबाइल में रखी है, जिसे कि मैं कभी भी वायरल करवा सकता हूँ। इतना सुनते ही अलका के होश उड़ करके रह गए थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वो अंदर से बिल्कुल ही टूट गई थी। कुछ कहने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी। बस वो मन महसूस करके रह गई थी। एक दिन जब अलका फिर से अपने पैसों की मांग करने के लिए अविनाश के घर जा रही थी, तभी उसने देखा कि अविनाश के घर से एक युवती बाहर निकल रही है। ये देख करके उसे शक हुआ। अलका बिना कुछ कहे चुपचाप उस लड़की के पीछे चल दी। जब वो उस कॉलोनी से बाहर निकली तो अलका ने उससे बातचीत करना शुरू की। पहले तो वो लड़की अनजान बनकर सिर्फ औपचारिक बातें करती रही, लेकिन जैसे ही अलका ने उससे अपनी कहानी सुनी, वैसे ही उस युवती ने भी दिल खोल करके अपनी बात बताई। उसका नाम मानसी होता है। वो भोपाल के एक वहीं पर नजदीकी रहने वाली थी और किसी प्राइवेट जॉब के साथ वो अपने घर पर ब्यूटी पार्लर भी चलाया करती थी। मानसी ने बताया कि दीदी, मेरे साथ भी अविनाश ने शादी का झांसा देकर के कई बार रिश्ता बनाया, संबंध बनाया। तुमने उसे पैसे तो नहीं दिए मानसी? अलका ने चिंता भरे स्वर में उससे पूछा था। दीदी, उसने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए 40 लाख रुपए मुझसे ये कह करके लिए थे कि कुछ ही दिनों में वो रकम वो दुगनी कर देगा, मानसी ने बताया। फिर क्या तुम्हें अपने पैसे वापस मिले या नहीं? उसने पूछा। अलका ने काफी ज्यादा उत्सुकता से पूछा था, क्योंकि वो भी उसके बारे में पूरी डिटेल से जानना चाहती थी। आखिर वो भी तो अपने ही पैसों के लिए उसके पीछे बार बार दौड़ रही थी, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ वो जो अविनाश था वो उसे घुमा रहा था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी हालात में वो क्या करे। और उस लड़की की बताई गई सच्चाई ने तो उसके मानो यकीन को पूरी ही तरह से तोड़ कर रख दिया था। उस लड़की ने जो कुछ भी अलका को बताया, अलका के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अब अलका जो थी वो सब कुछ गवा चुकी थी। वो उसके साथ सब रिश्ते भी बना चुकी थी, वो भी शादी से पहले ही उसके विश्वास में आकर के। और ठीक वैसा मानसी ने भी किया था। इतना ज्यादा भरोसा करके किसी के साथ रिश्ते बनाना ये कहां तक जायज था? ये तो सरासर उन्होंने सही में ही बहुत बड़ा गलत काम किया था। और उसके बाद अपने पैसों की भी उन्होंने साफ तौर पर पैसे दे करके खुद के ही पैरों पर डबल कुल्हाड़ी मार ली थी। अविनाश का ऐसा लगता था कि वो इसका काम ही यही था कि वो लड़कियों के साथ ऐसे ही फ्रॉड किया करता था, क्योंकि जब तक अविनाश की सच्चाई लड़कियों के सामने आती थी तब तक लड़कियां अपना सब कुछ लुटा चुकी होती थी, पैसे भी, इज्जत भी।
सब कुछ वो लौटा देती थी। अब वो खाली हाथ हो जाती थी। तो जाहिर सी बात है, अविनाश भी इस मौके का फायदा भुनाना और उठाना बहुत अच्छे से जानता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहते हुए ही ये काम कर लेता था और सभी पर लगभग एक ही तरीका अपनाता था और सभी पर यह तरीका काम भी कर जाता था। वो अपनी पत्नी को अपनी माँ बताकर अपने ही घर में लड़की को बुलाता, उसके साथ प्यार भरी मीठी बातें करता, उसे इस तरह से विश्वास मिले था कि लड़कियां जो थी वो उस पर विश्वास कर जाया करती थी और फिर उसका खेल जो था वो शुरू हो जाया करता था। एक ऐसा खेल जिसमें किसी की जिंदगी के साथ वो क्या कर रहा है इसके बारे में वो जरा सा भी नहीं सोचता था। उसके बुरे कर्मों की सजा उसे क्या मिलेगी, उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था। और अलका ने उत्सुकता से पूछा कि फिर क्या तुम्हारे पैसे वापस मिले या नहीं। अलका ने काफी ज्यादा उससे एक्साइटेड से पूछा था। नहीं दीदी, वो तो मिला ही नहीं। मैं अभी उसके घर पर पैसे ही मांगने गई थी, लेकिन उसने रुपए लौटाने के बजाय मुझे धमकी दी कि अगर दोबारा रुपए मांगे तो हमारे बीच के संबंधों का वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। मानसी ने रोते हुए कहा। अलका ने उसे संभालते हुए कहा कि अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें मिलकर इस धोखेबाज अविनाश को सबक सिखाना ही होगा। दोनों ने फैसला किया कि वो इस मामले को पुलिस तक पहुंचाएंगी। इसीलिए 2 सितंबर 2025 की शाम को अलका और मानसी जो है वो भोपाल के एसीपी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने एसीपी को पूरी घटना के बारे में विस्तार से हाल बताया। एसीपी ने दोनों को सलाह दी कि वो दोनों जो है वो थाने में जाकर के लिखित शिकायत दर्ज कराएं। उसी रात वो उस थाने में पहुंची और आरोपी अविनाश प्रजापति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। अब वहां के जो थाना प्रभारी थे वो तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में दोनों युवतियों के बयान लिए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम ने जहां वो घर का एड्रेस था वो उनके घर पर दबिश दी और फिर उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसकी दूसरी पत्नी चंद्रिका वहां नहीं मिली। वो अपने 5 साल के बेटे को लेकर के पहले ही फरार हो गई थी। पूछताछ के दौरान अविनाश ने यह माना कि उसने दोनों ही युवतियों को शादी का झांसा देकर के उनके साथ जो है फिजिकल रिलेशन भी बनाए थे। उसने मेट्रोमोलिन साइट पर अपने प्रोफाइल डालते हुए खुद को तलाकशुदा बताया था, जबकि असल में वो पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। अविनाश ने खुद को एक बड़ी कंपनी का सीईओ बताकर दोनों युवतियों को बिजनेस में निवेश करने के लिए राजी किया था और इसी बहाने करीब 85 लाख रुपए की रकम हड़प ली। ये सारी रकम उसकी पत्नी चंद्रिका पालीवाल के बैंक खाते में जमा कराई गई थी। जांच में पुलिस को पता चला कि अविनाश प्रजापति मूल रूप से मध्य प्रदेश के एक नरसिंहपुर जिले के किसी गांव का रहने वाला है। वो करीब 1.5 साल पहले भोपाल आकर के बस गया था। शुरुआत में वो शाहपुरा थाना क्षेत्र के एक रोहित नगर किराए की जगह पर किराए के मकान में रहता था। उसकी दूसरी पत्नी चंद्रिका पालीवाल थी, जबकि पहली पत्नी से वो तलाक ले चुका था। उसके पिता जो थे वो पुरुषोत्तम प्रजापति, वो अपने गांव में ग्राम सहायक के पद पर कार्यरत थे। अविनाश खुद को बहुत बड़ा व्यापारी बताता था और हर दिन अलग अलग गाड़ियों में घूमता था, जबकि उसकी पत्नी चंद्रिका टैक्सी से सफर करती थी। कॉलोनी के लोग उसे स्टील का कारोबारी समझते थे और किसी को भी उसकी असली सच्चाई का अंदाजा नहीं था। दोनों ने ही मिलकर एक नकली फाइनेंस कंपनी खोल रखी थी। आरोपी पर सरिया बेचने, ऐप बनाने और निवेश कराने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने की कई शिकायतें अलग अलग थानों में दर्ज थी। चंद्रिका पालीवाल राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जिले की रहने वाली थी। वो भोपाल के पास एक इलाके में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करती थी। एक दिन अविनाश कार खरीदने की जानकारी लेने के लिए शोरूम में पहुंचा था और वहीं उसकी मुलाकात चंद्रिका से हुई थी। एक प्रोफेशनल सेल्स गर्ल की तरह मुस्कुराकर स्वागत करते हुए चंद्रिका ने पूछा कि सर, आपको कैसी कार चाहिए। अविनाश ने जवाब दिया कि उसे 15 से 16 लाख की कीमत में एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें सारे नए सेफ्टी फीचर्स हो। दोनों टेबल पर बैठ गए और चंद्रिका कार की खूबियां गिना करके उसे ग्राहक बनाने में लगी थी। मगर अविनाश की नजर कार पर नहीं बल्कि उसके हाव भाव और उसके खूबसूरत चेहरे पर टिक गई थी। वो दिखावे में तो गाड़ी की बात कर रहा था, लेकिन असल में उसकी नजर जो थी वो चंद्रिका पर टिकी हुई थी। जाते वक्त अविनाश ने कहा कि वो जल्द ही कार खरीदने आएगा और चंद्रिका से उसका विजिटिंग कार्ड भी ले लिया। उसके बाद से चंद्रिका रोज उससे फोन पर बात करके कार की जानकारी लेती रही। इन बातचीतों और मुलाकातों के बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और दोस्तों कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ ही महीनों में दोनों ने आपसी सहमति से शादी भी कर ली थी। अविनाश जितना चालाक था उससे कई ज्यादा होशियार और समझदार उसकी दूसरी पत्नी चंद्रिका पालीवाल थी। उसका भाई सूरज पालीवाल भी उसी की तरह ठगी के धंधे में शामिल था। तीनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक थाने में 24 अप्रैल 2023 को गबन का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था।
जांच में सामने आया था कि चंद्रिका के कई नेताओं से भी जो है वो संपर्क थे। वो पहले से पहचान और रिश्तेदारी जैसी जान पहचान वो रखती थी, जिसके दम पर वो बिना डर के ऐसे अपराध करती रही और किसी को कि उस पर शक तक नहीं होता था। अविनाश प्रजापति ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद परिवार की इच्छा से पहली शादी की थी, लेकिन वैवाहिक जीवन में लगातार झगड़े और मतभेद होने के कारण उसकी पहली पत्नी से जल्दी ही उसे का तलाक हो गया था। तलाक के कुछ समय के बाद उसकी जिंदगी में चंद्रिका की एंट्री हुई थी। चंद्रिका से शादी के बाद अविनाश का बिजनेस जो था वो धीरे धीरे घाटे में चला गया। जब हालत बिगड़ने लगी और पैसों की तंगी बढ़ने लगी तो चंद्रिका ने अविनाश को ठगी करने का रास्ता अपनाने की सलाह दी। साल 2023 से दोनों ने मिलकर मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बना करके तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगना शुरू किया। शुरू में यह केवल पैसों की ही ठगी तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे ये धोखाधड़ी का खेल शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गया था। इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड चंद्रिका ही थी और अविनाश उसके इशारों पर पूरी तरह से चला करता था। अविनाश प्रजापति की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने जांच की तो ये खुलासा हुआ कि उसके खिलाफ अलग अलग थानों में जालसाजी के कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ एक और थाने में पहली पत्नी ने साल 2016 में दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराया था। उसके बाद 2022 में दूसरा मुकदमा एक और थाने में हुआ था, जिसमें गबन और जालसाजी की धाराएं लगाई थी। उसी साल कुल मिलाकर के 8 जो है साल में ही लगभग 2-3 थानों में तो एक साल में 2-3 केस आ गए थे, जिस पर उस पर धमकाने, जालसाजी और ये करने का सारा आरोप था। कहने का मतलब है कि उस पर अनेकों ऐसे केस जो थे वो दर्ज हो गए थे और वो खुद को इसी सब से बचाया जा रहा था। ये सारे मुकदमे जो थे वो उसमें ज्यादातर गबन और धोखाधड़ी से ही जुड़े हुए थे। छठवां केस भी साल 2018 में चंडीगढ़ के सेंट्रल सत्र में दर्ज हुआ था, जिसमें अविनाश पर जालसाजी और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल के भी आरोप लगे थे। इसके अलावा उस पर बैतूल जिले के एक और कोर्ट में 13,61,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का भी मुकदमा चल रहा था। जब पुलिस ने अविनाश को रिमांड पर लेकर के पूछताछ की तो उसने ये स्वीकार किया कि ये पूरा प्लान जो है वो उसकी पत्नी चंद्रिका ने ही बनाया था। चंद्रिका ने उसे समझाया था कि विधवा महिलाओं को शादी का लालच देकर उनके साथ संबंध बनाया जाए और फिर उन चीजों का वीडियो बनाया जाए। चंद्रिका का मानना था कि वीडियो वायरल करने की धमकी देने पर कोई भी महिला जो है वो शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि समाज में बदनामी का डर उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देगा। इसी सोच के साथ दोनों ने कई महिलाओं को अपने जाल में फंसा करके उनका शोषण किया था और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। ज्यादातर औरतें जो विधवा थी या फिर अपने वैवाहिक जीवन में अकेलापन महसूस कर रही थी, उन्हें ही इन ठगों ने अपना निशाना बनाया था। पीड़ित महिलाएं डर और शर्म के कारण लंबे समय तक कुछ भी नहीं बोल पाई। शुरू में दोनों ने मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए तलाकशुदा या विधवा महिलाओं से संपर्क करना शुरू किए। खास करके वो उन महिलाओं को टारगेट करते थे जो बैंकिंग या कारपोरेट सेक्टर में काम करती थी, क्योंकि ऐसी महिलाएं आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होती हैं और उन्हें शादी के लिए अच्छे लड़के की ही तलाश रहती है, इसीलिए वो आसानी से भरोसा कर लेती थी। अलका और मानसी के अलावा भी पुलिस के पास अब कई और महिलाओं की शिकायतें भी पहुंच चुकी हैं। अविनाश की रिमांड 13 सितंबर को खत्म होने से पहले ही एक और थाना पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। वहां से मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट से चंद्रिका पालीवाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की मांग भी की। आरोपी पति पत्नी पर रेप, आपराधिक धमकी और आईटी एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। चंद्रिका जो थी वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव थी। वो अपनी आलीशान लाइफ स्टाइल की झलक लोगों को दिखाती रहती थी। इंस्टाग्राम पर भी उसके काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, लेकिन केस का नाम सामने आने के बाद से वो पूरी तरह से गायब हो गई है और उसके अकाउंट पर कोई नई पोस्ट या हलचल नहीं दिख रही है। कहानी लिखे जाने तक पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। ये मामला जो है वो समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि ऑनलाइन रिश्तों या फिर किसी फाइनेंस स्कीम पर आंख बंद करके यकीन करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैट्रिमोनियल साइट पर बने अनजान प्रोफाइल्स पर भरोसा करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करना जरूरी है। दोस्तों, इस घटना को आपके सामने लाने का हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति या किसी समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सब जागरूक बने, सतर्क बने और समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से कुछ सीख सके, ताकि भविष्य में हम खुद और अपने परिवार को किसी भी तरह के अनहोनी से बचा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और समझा होगा। अब आपसे गुजारिश है कि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है,
आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही आप इस वक्त कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया अपना वो स्थान भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे जरूरी और सचेत करने वाले वीडियो आगे भी मैं आपके लिए लाती रहूं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को हाइप भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।